अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है, तो अगर पाकिस्तान को जरूरत है इन दो कंट्रीज की, किस तरीके की मदद चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, मान लीजिए टर्की से, या कुछ और सामान चाहिए, कुछ सऊदी से चाहिए, तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे। जंग जो है, अगर वो कहेंगे कि आके हमारे साथ जंग लड़ो, तो दूसरी बात है। लेकिन एग्रीमेंट में ये प्रोविजन तो है। हाँ, मैं मान गया आपकी बात, पर क्या होगा कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है वो लड़ाई करेगा हिंदुस्तान के साथ, चीन की मदद से, जो हमने सिंदूर में देखा था। उसी तरीके से अगर टर्की और इजराइल की जंग होती है, ये टर्की डिसाइड करेगा अगर उसको पाकिस्तान चाहिए, किस तरीके से चाहिए। तो ये लिखना कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल थ्री, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फौज वहां पे जाके खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है, अगर जरूरत होगी फौज की, क्योंकि टर्की की जो मिलिट्री है बहुत स्ट्रांग है, पर उनको कई और चीजें चाहिए हो सकती हैं, मान लीजिए पाकिस्तान से, कुछ सऊदी से, तो ये तीनों मुल्क जो है एक साथ खड़े होंगे, और इसमें और मुल्क भी जुड़ेंगे। इसमें अभी इजिप्ट भी जुड़ेगा, पर उसमें वक्त लगेगा। वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि इजिप्ट का एक कैंप डेविड अकॉर्ड है 1979 का इजराइल के साथ, जिसका मतलब यह है कि इजिप्ट किसी भी एग्रीमेंट में नहीं जा सकता जो इजराइल के खिलाफ हो। तो ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो और भी आएंगे, कुवैत भी इसमें आएगा, कतर भी आएगा। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट क्या है, ये एग्रीमेंट तो है ही है, पर जो बाइलैटरल एग्रीमेंट भी है वो भी है। वो बाइलैटरल एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली इसमें नहीं चले जाएंगे, वो अलग है। तो ये बेसिकली एक खाका बन रहा है, एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बन रहा है वेस्ट एशिया में अमेरिका फौजें जाने के बाद का। जी, लेकिन जो आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, अभी जब ईरान पर हमला किया और ईरान ने भी सऊदी अरब में जो अमेरिकी अड्डे थे उन पर हमला किया, तो पाकिस्तान ने 15,000 सैनिक भेजे वहाँ और अपने एयरक्राफ्ट भी भेजे। तो चूंकि सऊदी अरब पर हमला हो रहा था, इसलिए पाकिस्तान भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। तो ये एक जो भी इस पैक्ट में शामिल हो रहे हैं, उनके बीच बेशक अभी खुल के ना कहा जा रहा हो, लेकिन ये ऐसी सूरत जब बनेगी तो ऑफकोर्स वो जुड़ेंगे, मदद भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी टर्की मदद कर रहा था। तो ये भारत के लिहाज से मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। देखिए, मैं ये इसको इस तरह नहीं बोलूंगा। जो पाकिस्तान और सऊदी का एग्रीमेंट हुआ है वो 2025 में हुआ था, ठीक है ना, वो पहले हो गया था। और जहां तक अगर आप देखिएगा तो 1970 से जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है, पाकिस्तानी मिलिट्री है, वो सऊदीज की मदद कर रही है, वहां उनकी फौजें जाती हैं। जो चीज हो रही थी उसको उन्होंने फॉर्मल कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या है। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जैसे सऊदी और यमनीज की लड़ाई चल रही है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान की फौज यमनी से लड़ाई करेगी। उसका जवाब है नहीं। उसका क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है, कलेक्टिव डिफेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहां तक पाकिस्तानियों का सवाल है, वो ये कोशिश करेंगे कि जो दोनों साइड है, यमनीज या हूती जो हम बोलते हैं, और सऊदीज हैं, उनसे बातचीत करके कि आप किस तरीके से अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी बैठ के बातचीत करिए। आपकी प्रॉब्लम 12 साल पुरानी है, अब फिर से शुरू हो गई है, तो उसको जो आप तय करिए टेबल पे बैठ के। ये इसका मतलब है। टर्की हमेशा से कश्मीर मामले में पाकिस्तान का साथ देता रहा है। अब कश्मीर का मामला अगर फिर से पाकिस्तान उठाने की कोशिश करता है तो इसे और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस पैक्ट के होने के बाद। और इसका अगर एक्सपांशन होता है उस एरिया में, जैसा आप बता रहे हैं कि दूसरे देश भी अभी शामिल होंगे, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इस्लामी नाटो है, लेकिन कल को ये उस तरह का भी शेप ले सकता है। बातचीत तो बहुत अरसे से हो रही है। इसमें आपने दो बातें उठाई हैं। पहली बात तो ये नाटो नहीं है। नाटो का जो कॉन्सेप्ट है वो कलेक्टिव डिफेंस का है, वो अलग है। ये सिक्योरिटी अग्रीमेंट है, डिफेंस एग्रीमेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये है, देखिए पाकिस्तान की प्रोफाइल जो है इंटरनेशनल, वो बढ़ रही है। धीरे धीरे हम देखेंगे 1-2 साल के अंदर। अभी उन्होंने ऑलरेडी एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर लिया है सोमालिया के साथ, मतलब वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी पहुंच गए हैं। अफ्रीका में आज जो 54 मुल्क हैं, उसमें 20 मुल्क हैं जो कि मुस्लिम मेजोरिटी मुल्क हैं, तो उनके साथ भी वो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, कश्मीर का जब इशू उठेगा तो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलेगी, टर्की अकेले से नहीं मिलेगी। और मैं आपको याद दिला दूं, ये बांग्लादेश भी है। अभी किसी भी दिन हमें खबर मिलेगी कि बांग्लादेश के साथ भी पैक्ट हो गया। 3 मुल्क हैं मेजोरिटी, जिनकी मुस्लिम मेजोरिटी है साउथ एशिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स। आप देखेंगे ये तीनों एक साथ खड़े होंगे। कश्मीर का जो इश्यू है, ये अब पाकिस्तान की बैकिंग बहुत है। रशिया कुछ नहीं बोलेगा, पर चाइना बैक करेगा किसी तरीके से, चाहे यूनाइटेड नेशंस में करे या कहीं करे, वो करेगा। और अमेरिका तो है ही साथ में इसके। देखिए, पाकिस्तान आज इकलौता मुल्क है जो तीनों बड़ी ताकतों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, और कोई कंट्री नहीं है। और पूरे वेस्ट एशिया में अपनी पकड़ बना रहा है। नहीं, देखिए, वो पकड़ मैं नहीं बोलूंगा, ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा रहा है। इनिशिएटिव जो है वो ईरान का है, बैकिंग जो है चाइना और रशिया की है, और उसमें बहुत सारा काम जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। ऐसे इसको मैं देखूंगा। हाँ, मैं इसको थोड़ा इस तरह से भी देखना चाहता हूँ कि वेस्ट एशिया में हमारे लगभग 90 लाख लोग काम कर रहे हैं, और भी हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। चाबहार तो लगता है कि हाथ से चला ही गया। वो जो कॉरिडोर हम सेंट्रल एशिया के लिए ईरान होकर बनाने से, उसका क्या है भविष्य हमें पता नहीं। तो एक एक करके इंडिया लूज कर रहा है सारा कुछ वेस्ट एशिया में। अब मैं आपको बेहतर बात बताता हूँ। जहां तक छबहार का सवाल है, वो प्रेशर ईरान का नहीं आ रहा है, वो प्रेशर अमेरिका का आ रहा है, जो हम जिसको बोलते हैं हमारे एलाइज है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारी फॉरेन पॉलिसी ही गलत है। जहां तक हमारे रिश्ते हैं, जो गल्फ खाड़ी के अंदर हमारे मिलियंस ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ये नहीं कहेगा सऊदी से या यूएई से कि साहब आप उनको निकाल दीजिए, कुछ असर। क्योंकि ये जो नई थिंकिंग है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, इसमें एक और बात भी है। एक है कलेक्टिव सिक्योरिटी और दूसरा है सॉवरेन इक्वालिटी।
मतलब हर मुल्क छोटा बड़ा बराबर होगा, तय करेगा मेरी फॉरेन पॉलिसी क्या है, मेरी डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है, दूसरा उसमें अपना वो नहीं डालेगा, स्पोक नहीं डालेगा। तो हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी अमेरिका कर रहा है प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम है आज इजराइल से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इजराइल के साथ कोई खड़ा ही नहीं है। इजराइल के साथ जो जेडी वैंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने खुलेआम कहा है कि इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका खड़ा है। तो फिर नेतन्याहू ने बोला नहीं, मेरे साथ इंडिया भी खड़ा है, जो सच बात है। तो कौन खड़ा होगा ऐसे मुल्क के साथ जो कि वहां किलिंग चिल्ड्रन, किलिंग वुमेन, वहां पर गाजा में मार रहे हैं। 2 मिलियन गाजा है वो एक तरीके से प्रिजन में वहां रखे हुए हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं वहां पहुंच पा रही है, सीज फायर डिक्लेयर हो रखा है, उसके बावजूद मार रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये दुनिया देख रही है। और हम इसराइल को हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। देखिए, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, जो हमारे मोदी सरकार की जो नजदीकी है इजराइल के साथ, एक तो आइडियोलॉजिकल है, पर उससे ज्यादा है। उससे ज्यादा कैसे, क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ बातें हैं, जैसे अगर आप सोचिएगा वो पेगासस हुआ था केस, तो ये कुछ और भी कुछ बातें हैं। मास सर्विलांस, हाँ, याद आ गया ना आपको। तो कुछ और भी बातें हैं इन दो नेताओं के बारे में जो खुल के ना ही बताएं तो बेहतर है। बता भी दे तो नहीं, लोगों को पता चले कि आखिरकार हो क्या सब रहा है। लोगों को पता है जी, सबको मालूम है, समझे ना आप। जी। तो कहने का मतलब ये है कि आइडियोलॉजिकली तो है ही हम उनके साथ। देखिए, हमें क्या देखना होता है कि मैं समझता हूं, जब एक देश की फॉरेन पॉलिसी होती है और देश इतना बड़ा है कि उसके पास 1.5 बिलियन पीपल है, इतने लोग हैं, हाँ, और गरीब लोग बहुत हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए कि हम कैसे गरीब लोगों की जिंदगी बेहतर करें। उसमें आप आइडियोलॉजी नहीं ला सकते, विदेश नीति में आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। जो कंट्रीज थी, जैसे चीन है, कहा जाता था कि ये आइडियोलॉजी करते थे, उन्होंने भी बंद कर दिया है, उन्होंने साफ कर दिया है। उन्होंने एक इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव एंड नॉन इंटरफेरेंस इन अफेयर्स ऑफ एनी अदर कंट्री। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अब ये देखिए, इस सरकार को सोचना है विदेश नीति को दोबारा से, जो मैं समझता हूं वो नहीं करेंगे, पर ये उसकी खामियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं जो दिख रही हैं। अब देख लीजिए आप, वेस्ट एशिया में हमारा क्या रोल है, कुछ भी नहीं है। आपको याद है वो जयशंकर ने कहा था कि वो दलाली कर रहे हैं। अब पाकिस्तान इस लेवल की तो अगर आप बात विदेश मंत्री कर रहा है, अरे भाई वो दलाली क्या कर रहे हैं, वो जो है, देखिए जब भी पाकिस्तान कुछ करता है तो दो लोग जब मिलकर काम करते हैं तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, तो ये दलाली थोड़ा हो जाती है, ये विन विन होता है। मुझे भी आप चाहिए, आपको भी मुझे चाहिए। और मीडिएशन करने के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री भी आतुर थे। यूक्रेन और रूस की दौड़ लगाई थी, तो उसे दलाली कहेंगे या मीडिएशन कहेंगे? खैर, वो मैं कहने का आपसे ये कहने का मतलब है कि वेरी फैक्ट कि जो मुल्क जीता है इस जंग को, ईरान, वो अपने एमओयू में लिख रहा है इस्लामाबाद एमओयू। और आज जो मीडिएशन है सारी दुनिया जानती है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज द सिंगल पर्सन जो ट्रंप से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और जो की एडवाइजर है ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खेमेनी, वहां तक उनकी पहुंच है। क्योंकि दोनों को चाहिए है कि मैं इस इंसान से बात करूं, तो ये दलाली थोड़ा हो गई। ये सारी चीजें होने के बाद, और जैसा आप कह रहे हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी ही गड़बड़ हुई है, इसराइल के साथ खड़ा होना गड़बड़ हो गया है, वेस्ट एशिया में हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है उसका क्या हो रहा है, उसको किस तरह से झटका लगा है या उसका किस तरह से प्रभावित होगी वो? देखिए, हम हमेशा पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हुए थे, ठीक है ना। हम मानते थे 2 स्टेट सोल्यूशन, कुछ सोच समझ के हमारे जो नेता थे उन्होंने ये बनाई थी। अब ये सारी उल्टी कर दी गई है, क्योंकि इजराइल आज पैलेस्टीनियंस चाहता ही नहीं है। उसका मेन मुद्दा ये है कि पूरे पैलेस्टीनियंस को मैं यहाँ से निकाल दूं, पहले कोशिश कर रहे थे सिनाई में डाल दूं, कहीं भी उसको डाल दूं, इधर डाल दूं, उधर डाल दूं। तो आपने तो जो हमारी सोच थी वो पूरी सोच ही खत्म कर दी है। और सवाल ये उठता है, क्या हमें फायदा हुआ है उससे? उसका जवाब है नहीं। दिख रहा है हमको, आजकल जयशंकर भी कम बोल रहे हैं, क्योंकि क्या बोलेंगे, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए।